नमस्ते, वेलकम टू लाइफ शिल्प एकेडमी। मेरा नाम है शिवानी यादव एंड आज हम करने जा रहे हैं हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री, जो कि डिवाइडेड है मेजरली 3 पार्ट्स में। ठीक है, जिसमें फर्स्ट पार्ट हमारा आता है एंशिएंट हिस्ट्री, ओके। सेकेंड आता है मेडिएवल हिस्ट्री एंड थर्ड इज मॉडर्न हिस्ट्री। ओके, एंशियंट हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे वेदास, हम पढ़ेंगे एंशियंट ह्यूमंस कैसे थे। मेडिएवल में हम पढ़ते हैं मुगल्स और दिल्ली सल्तनत्स को एंड सम साउथ इंडियन रूलर्स। एंड मॉडर्न में हम पढ़ेंगे हमारा इंडियन इंडिपेंडेंस तक का सफर। ओके, तो यहाँ पे आपको चीजें क्या ध्यान में रखनी है कि जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो आप एक शॉर्ट नोट्स आप उसके बनाते चलिए साथ साथ में, एंड यू जस्ट कीप ऑन लर्निंग। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट विद एंशियंट इंडिया। सो एंशियंट इंडिया में अगर आपको इंपॉर्टेंट कुछ याद रखना है एग्जाम में तो वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसपे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, इसका टाइम पीरियड जो है वो अराउंड 3300 BC टू 1300 BC तक है। ओके, नाउ BC इज व्हाट? BC इज बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, बिफोर क्राइस्ट। एंड व्हेन यू से BCE मतलब बिफोर क्राइस्ट एरा, E स्टैंड्स फॉर एरा। ओके, तो ये टाइम पीरियड आप अराउंड इसके याद रखिए। ये टाइम पीरियड जो है कभी कभी चेंज भी दिखता है आपको अलग अलग बुक्स में, बट मेजरली इन्हीं दो टाइमलाइंस के बीच में आपको एंशिएंट हिस्ट्री देखने को मिलती है। ठीक है, कहाँ से शुरुआत होती है इंडस वैली सिविलाइजेशन की? नॉर्थ वेस्टर्न रीजन्स ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। हमेशा याद रखिए कि नॉर्थ वेस्टर्न का मतलब पंजाब के साथ पाकिस्तान भी है, क्योंकि उस वक्त कोई डिविजन्स नहीं थे। ओके, तो वो रीजन भी हम इधर कंसिडर करते हैं, इसलिए वी से नॉर्थ वेस्टर्न रीजन्स। ओके, सिटीज इसमें कौन कौन से हैं जो आईवीसी में इंपॉर्टेंट होते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में? तो दे आर हड़प्पा, मोहनजोदारो, कालीबंगन। इट इज नॉट काली अंगन, इट इज कालीबंगन। ठीक है, कालीबंगन, लोथल, अलामगीरपुर। दे आर नोन फॉर एडवांस्ड अर्बन प्लानिंग। ओके, अब यहाँ पे आप अगर ध्यान देंगे तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम सिविलाइजेशन ही इसलिए बोल देते हैं क्योंकि यहाँ पे ना सिटीज एंड टाउन्स डेवलप किए गए। जबकि आप देखेंगे कि पुराना सिविलाइजेशन में तो गांव होना चाहिए, बट ऐसा नहीं था। यहाँ पे टाउन्स डेवलप किए, सिटीज डेवलप किए गए। ओके, पहला जैसे हम स्टार्ट करते हैं हड़प्पा। अब हड़प्पा जो है इनमें से की सिटीज में से आता है। ठीक है, क्यों फेमस है हड़प्पा? बिकॉज इट हैज वेल ऑर्गेनाइज्ड ग्रिड पैटर्न स्ट्रीट्स एंड एडवांस्ड ड्रेनेज सिस्टम। सोचो ये उस टाइम का है जब हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, बिफोर क्राइस्ट एरा की बात हो रही है एंड यहाँ पे इनको ग्रिड पैटर्न में बनाया गया है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन इनका ग्रिड पैटर्न में है, साथ साथ में इनका ड्रेनेज सिस्टम है। ठीक है, आज भी आप देखेंगे कि इंडियन टाउन्स में आप बहुत सारी जगह जाएंगे तो वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर नहीं है। वी आर स्टिल फेसिंग द इशू ऑफ ड्रेनेज, बट यहाँ पे इस टाइम के लोगों को इतना अवेयरनेस था कि हाइजीन क्या होता है। ओके, देन मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो में आपको क्या ध्यान में रखना है? इट इज अ ग्रेट बाथ। ओके, ग्रेट बाथ इज अ सिंबल ऑफ एडवांस्ड सैनिटेशन एंड पब्लिक हेल्थ इन सिविलाइजेशन। ठीक है, अभी हमने सिविलाइजेशन की बात करी, हाइजीन की बात करी, तो ये मोहनजोदाड़ो में था। ग्रेट बाथ मतलब बहुत सारे लोग मिलके आके एक जगह स्नान करते थे। ओके, देन कालीबंगन। कालीबंगन वाज व्हाट? कालीबंगन वाज अ साइट। अब इसमें आपको एविडेंसेस क्या मिलेंगे? अर्बन प्लानिंग के मिलेंगे, वेल प्लान्ड स्ट्रीट्स मिलेंगी एंड फोर्टिफाइड स्ट्रक्चर मिलेगा। फोर्टिफाइड मतलब कि घेराव करके बीच में जो है आपके घर फोर्ट वगैरह बनाए गए हैं। ठीक है, देन लोथल जो कि गुजरात में है। क्यों फेमस है ये डॉकयार्ड के लिए फेमस है। ठीक है, यहाँ पे आपका ट्रेड एंड मैरीटाइम कनेक्शंस यहाँ पे आपको बिल्ड किए हुए दिखे थे। ठीक है, एंड साथ में ये फेमस है बीड मेकिंग टेक्निक्स के लिए। ओके, अब लोथल जो है ना, लोथल इज इन गुजरात बेसिकली। ठीक है, गुजरात में है, और गुजरात आप जानते हैं क्योंकि ये अरेबियन सी के पास है, तो जो लोथल था वो यहाँ का मैरीटाइम सेंटर बनता है इंडियन ट्रेड के लिए। ओके, उस जमाने में भी ट्रेड होता था। देन अलामगीरपुर। अलामगीरपुर जो है वो गंगा के किनारे है। ये ईस्टर्न मोस्ट साइट रही है हड़प्पन सिविलाइजेशन की। ठीक है, ये रिफ्लेक्ट करता है कैसा? अर्बन कल्चर को। ओके, देन एनालिसिस अगर हम करें हड़प्पन टाउन्स के, जितने भी आपने टाउन्स देखे इनके नाम आप ध्यान में रखिए, इनमें क्या फेमस है वो याद रखिए। तो अगर हम इसको एनालाइज करते तो हमें क्या मिलता है कि यहाँ पे ग्रिड लेआउट्स थे, राइट, एडवांस ड्रेनेज सिस्टम था, सैनिटेशन की बात करी गई, ब्रिक साइजेस यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे स्टैंडर्ड साइज के जो हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो गवर्नेंस है, अर्बन गवर्नेंस, वो काफी स्ट्रांग थी। ओके,
देन पॉलिटिकल फीचर्स की अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए जो इंडस वैली है यहाँ पे देखो मॉन्यूमेंटल पैलेसेस भी थे, या फिर टेम्पल्स की बात कर लो अगर वो भी थे, इगैलिटेरियन सोसाइटी थी जहाँ पे पॉसिबल कलेक्टिव गवर्नेंस हो सकती है, ठीक है, मिलके लोग गवर्न कर रहे हैं, ठीक है। देन सोशल फीचर अगर हम अंदाजा लगाते हैं यहाँ पे तो क्या है, ये अर्बन है, प्रॉस्परस भी है, और एविडेंस हमें मिले हैं सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के, ठीक है, एक लोअर टाउन है और एक अपर टाउन है, ठीक है। तो इसकी वजह से इसको कहा जाता है कि यहाँ पे हो सकता है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन हो, मतलब सोशल डिविजन्स हो। ऐसा माना जाता है कि देखो लोअर टाउन जो है वो ज़्यादा था, ठीक है, अपर टाउन मतलब ऐसा बोलते हैं कि हेड ऑफ द सिटीज यहाँ पे रहते होंगे और कॉमनर्स जो है वो लोअर टाउन में रहते होंगे, ठीक है। तो इसलिए अंदाजा लगाया गया कि यहाँ पे सोशल स्ट्रैटिफिकेशन हो सकता है, ओके। लेकिन कोई क्लियर डिस्टिंक्शन नहीं मिले हैं ब्यूरियल प्रैक्टिसेस में। ब्यूरियल मतलब कि अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उसको कहीं पे ज़मीन में गाड़ देते हैं, तो उस प्रैक्टिस में कोई ऐसा क्लियर डिस्टिंक्शन नहीं मिला कि अमीर आदमी ऐसा ऐसे उसका लास्ट रिचुअल किए जाएंगे एंड गरीब कैसे किए जाएंगे, तो ऐसे कोई डिस्टिंक्शन नहीं मिले यहाँ पे, ओके। देन इकोनॉमिक फीचर्स यहाँ का कैसा हो सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि एग्रीकल्चर बेस्ड था, यहाँ पे ट्रेड होते थे, यहाँ पे क्राफ्ट इंडस्ट्रीज थे, इन सब के एविडेंसेस मिले हैं, ठीक है। एक्सटेंसिव ट्रेड रूट्स के एविडेंस भी मिले हैं टू मेसोपोटामिया एंड पर्शिया, तो ये एडवांस्ड थे, इसका मतलब इकोनॉमी अच्छी थी। इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें तो सोफिस्टिकेटेड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम था यहाँ पे, ड्रेनेज था, वेल्स थे, ग्रेनरी मतलब जहाँ पे ग्रेन्स को स्टोर करते हैं, ठीक है। ये सब इन्होंने सोचो इतना सोच के बना रखा था कि जो जो इंसान को ज़रूरत है उसको प्रॉपरली रखने के लिए जगह बनाई गई थी, ठीक है। सो इट मीन्स दे वर वेरी गुड इंजीनियर ऑफ दोज टाइम्स, ओके। देन वैदिक पीरियड, अब वैदिक पीरियड में आपको क्या याद रखना है, आर्यन से शुरू होता है, ठीक है। अर्ली वैदिक पीरियड जो है उसका टाइम पीरियड अराउंड 2500 BC टू 2000 BC तक का है, ठीक है। आगे पीछे इसकी डेट्स चेंज हो सकती हैं, हर बुक में अलग अलग दिया हुआ है, ठीक है। एंड इस टाइम पीरियड में कौन आए इंडिया में, आर्यंस आए, ठीक है। आर्यंस कहाँ से आए थे, सेंट्रल एशिया से आए थे, ओके। अब इसी टाइम पीरियड में ऋग्वेदा जो है वो लिखा गया था, ठीक है, ये प्राइमरी टेक्स्ट है। तो आपको अगर क्वेश्चन बनता है कि ऋग्वेदा किस टाइम पीरियड में लिखा गया था, तो यू कैन राइट अर्ली वैदिक पीरियड, यू कैन मार्क अर्ली वैदिक पीरियड, ओके। वेदास, अब वेदास कितने टाइप्स के, देखो ऋग्वेदा है, यजुर्वेदा है, सामवेदा, अथर्ववेदा है, ठीक है। ये सब ओल्डेस्ट सेक्रेड टेक्स्ट हैं, किसके, हिंदुइज्म के, ठीक है। कंपोज किए गए हैं कौन सी लैंग्वेज में, संस्कृत लैंग्वेज में, एंड यही बनते हैं फाउंडेशन ऑफ आर्यन रिलीजियस प्रैक्टिसेस, ओके। देन पुरान्स जिसे बोलते हैं, ठीक है। पुराण जो है वो क्या है, वो एंशियंट इंडियन लिटरेचर है, ठीक है। इनमें मिथ्स दी गई है, लेजेंड्स दिए गए हैं, जेनोलॉजीज दिए गए हैं, गॉड्स के, हीरोज के भी कुछ मेंशन किए गया है, एंड डायनेस्टीज, ओके। और ये कंपोज हुए थे, पुराण जो थे वो कंपोज हुए थे आफ्टर वैदिक पीरियड, ओके। उपनिषद्स क्या है, उपनिषद्स जो है वो फिलोसॉफिकल टेक्स्ट है, ठीक है। इसमें क्या क्या दिया गया, नेचर ऑफ रियलिटी, सेल्फ एंड यूनिवर्स, एंड साथ में ये क्या फॉर्म करते हैं, स्पिरिचुअल एसेंस देते हैं, किसका, वैदिक ट्रेडिशन का, ओके। देन ब्राह्मणास एंड अरण्यक्स, अब ये क्या है, ब्राह्मणास जो है वो प्रोज हैं, ठीक है, प्रोज हैं जो कि एक्सप्लेन करते हैं रिचुअल्स एंड सैक्रिफाइसेस को, ठीक है। बेसिकली मंत्रास वगैरह दिए गए हैं कि किस तरीके से ये रिचुअल परफॉर्म करें, ठीक है। जैसे कि अगर किसी का बर्थडे है, ठीक है, या फिर कोई जन्म हुआ, नया बच्चा है, तो उसके जो रिचुअल्स परफॉर्म किए जाते हैं, ठीक है, 12वीं बेसिकली मनाई जाती है, तो वो किस तरीके से मनाई जाती है, क्या उसका प्रोसीजर होगा, तो वो सब यहाँ पे मेंशन्ड है, ओके। एंड अरण्यक्स क्या है, ये फोकस करता है मेडिटेशन पे एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस पे, ठीक है। एंड ये एसोसिएटेड विद हर्मिट्स एंड एसेटिक्स। लेटर वैदिक पीरियड में आपको क्या याद रखना है, लेटर वैदिक पीरियड का टाइम अब इसके बाद ही का होगा, ठीक है, अराउंड 2000 BC टू 700 BC, ठीक है। इसमें क्या देखने को मिला, इसमें एक्सपेंशन देखने को मिला, किसका, आर्यन कल्चर का, ठीक है। डेवलपमेंट किसका हुआ, महाजनपदास का हुआ, एंड द कॉम्पोजिशन ऑफ उपनिषद यहाँ पे देखने को मिलता है, ओके। देन राइज ऑफ रिलीजन अदर देन हिंदुइज्म भी हुआ, जैसे ही वैदिक पीरियड जो था वो खत्म होने लग गया तो हिंदुइज्म के अलावा और भी रिलीजन्स जो हैं वो इमर्ज होने को देखने को मिलते हैं, जैसे बुद्धिज्म, जैनिज्म, ये इमर्ज हुआ, ठीक है। इससे क्या हुआ, जो वैदिक प्रैक्टिसेस थी ना वो थोड़ी सी चैलेंज होने लग गई, क्योंकि अलग अलग रिलीजन्स के अपने अपने जो रिचुअल्स होंगे वो अपने हिसाब से फॉलो करेंगे, राइट। तो इससे क्या हुआ, इंडिविजुअल लिबरेशन की तरफ लोग बढ़ने लगे, मोक्ष की तरफ बढ़ने लगे थ्रू मेडिटेशन एंड नॉन वायलेंस, ओके।
देन हमें इंपॉर्टेंट याद रखना है बुद्धिज्म। बुद्धिज्म में क्या क्या आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फाउंडर कौन है, सिद्धार्थ गौतमा, दैट इज बुद्धा। इनकी कोर टीचिंग्स क्या है, 4 नोबल ट्रूथ्स। क्या क्या थे वो, ये चारों आपको याद होने चाहिए, क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट इज लाइफ इज सफरिंग, सफरिंग इज कॉज्ड बाय डिजायर, सफरिंग कैन एंड, एंड द 8-fold पाथ लीड्स टू द एंड ऑफ सफरिंग, ठीक है। ये चारों नोबल ट्रूथ आपको याद होने चाहिए। ये किसने दिए थे, बुद्धिज्म ने दिए थे। 8-fold पाथ क्या है, 8-fold पाथ है राइट व्यू, राइट इंटेंशन, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस एंड कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। ये 8-fold पाथ आपको याद होने चाहिए, ठीक है। एटलीस्ट 2-3 बार गो थ्रू करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली ब्रेन में फीड हो जाएगा, ठीक है। देन गोल क्या था इसका, गोल था निर्वाणा अचीव करना। निर्वाणा का मतलब है फ्रीडम फ्रॉम सफरिंग, ठीक है। हर कोई सफर कर रहा है आज के टाइम में, हर कोई चाहता है कि सफरिंग से छुटकारा मिल जाए, दैट इज नथिंग बट निर्वाणा। एंड हु टॉट दिस, बुद्धिज्म, ओके। देन की टेक्स्ट आपको कौन सा याद रखने हैं, त्रिपिटका, ठीक है। ये पाली में लिखी गई है, पाली एक लैंग्वेज है, ओके। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, अशोका जो थे द मौर्य एम्परर, ठीक है, इन्होंने बुद्धिज्म को वाइडली स्प्रेड किया, ओके। आफ्टर बैटल ऑफ कलिंगा उनको ये रियलाइज हुआ कि इतना खून खराबा हो गया है, अब उनको शांति चाहिए, क्योंकि उसमें मासूम लोग भी मारे गए, सेंट्स मारे गए, मासूम लोगों की जाने जाती है, ऐसे कुछ होता है वायलेंस। तो उन्होंने किसका पाथ चूज किया, बुद्धिज्म का, और स्प्रेड भी किया वाइडली, इवन अब्रॉड ऑल्सो, ओके। देन जैनिज्म, जैनिज्म के फाउंडर कौन है, लॉर्ड महावीरा, ओके। कोर टीचिंग्स इनकी क्या है, फर्स्ट इज अहिंसा, अहिंसा मीन्स नॉन वायलेंस टू ऑल बीइंग्स, ओके। देन अनेकांतवाद, अनेकांतवाद मीन्स ट्रूथ हैज मेनी साइड्स, ओके। देन अपरिग्रह मतलब नॉन अटैचमेंट टू थिंग्स, ठीक है, डिटैच कर देना हर से, मोह माया त्याग देना, ठीक है। गोल क्या था इसका, गोल है इनका अचीव मोक्ष, मोक्ष मतलब लिबरेशन, थ्रू व्हाट, थ्रू सेल्फ डिसिप्लिन। देन की टेक्स्ट इसमें क्या याद रखने हैं, अगामास, ठीक है। बुद्धिज्म और इसमें समझ आ रहे हैं सारे पॉइंट्स, ठीक है, वैसे ही आपको लर्न करना है। इंपॉर्टेंट फैक्ट इसका क्या है कि जो जैन्स हैं दे आर स्ट्रिक्ट वेजिटेरियंस एंड दे प्रैक्टिस केयरफुल मूवमेंट टू अवॉइड हार्मिंग इवन इंसेक्ट्स। यू मस्ट हैव सीन जैन मॉन्क्स जो होते हैं वो अपने माउथ को भी कवर करके रखते हैं ताकि कोई जीव जो है वो थ्रू एयर उनके माउथ में एंटर ना हो जाए। मतलब यू नो आज के टाइम में हो नहीं सकता इतना पॉसिबल, ठीक है, कि आप हर चीज़ को रोक सको, बट हाँ मैक्सिमम पॉसिबिलिटी हमारे एंड से जितना हम कर सकते हैं वो करते हैं, ठीक है। ओके, नाउ की डिफरेंस आपको याद रखने हैं बुद्धिज्म जैनिज्म में, वो क्या है। फर्स्ट बुद्धिज्म में क्या है, नो सोल मतलब अनंत, फॉलो द मिडिल पाथ, ओके। मिडिल पाथ को ये फॉलो करते, ये नहीं बोलते कि स्ट्रिक्ट तुम हो जाओ, एकदम अलग हो जाओ, सोसाइटी से अलग कर दो, ऐसा नहीं बोलते हैं बुद्धिज्म। बुद्धिज्म में कहते हैं कि आप अपना जो डेली रूटीन है आप अपना फॉलो करो, जैसे आप एक गृहस्थ का जीवन जी रहे हो तो आप जियो, लेकिन एक मिडिल पाथ हमेशा फॉलो करते चलो, ओके। देन तभी ये बुद्धिज्म जो है वो ज़्यादा लोगों से कनेक्ट करता है। देन जैनिज्म जो था वो सोल में बिलीव करते हैं, जीव में, ठीक है। ये स्ट्रिक्ट एस्केटिज्म फॉलो करते हैं, मतलब एकदम डिटैच हो जाना, ठीक है, कोई भी काम जो है वो एकदम स्ट्रिक्टनेस के साथ फॉलो करना, ठीक है। तो इसके कारण बहुत कम लोग आपको जैन देखने को मिलेंगे, लेकिन बुद्धिज्म की संख्या ज़्यादा है, ओके। यस, नाउ इम्पॉर्टेंट एम्पायर या डायनेस्टी जो आपको एंशियंट हिस्ट्री में याद रखनी है, ठीक है। तो हरण्यक डायनेस्टी, हरण्यक डायनेस्टी कब से कब तक है, 600 BC टू 413 BC। इसके की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, हु वाज द फाउंडर, द फाउंडर वाज बिम्बिसारा, ओके। इस्टेब्लिश किया इन्होंने फाउंडेशन फॉर द एक्सपेंशन ऑफ मगध, ठीक है, उस टाइम का बहुत बड़ा एम्पायर था, तो इन्होंने फाउंडेशन लेकर किसने किया था मगध एम्पायर का, हरण्यक डायनेस्टी ने, ठीक है। उसके बाद आते हैं नंदा डायनेस्टी, 345 टू 322 BC इनका टाइम पीरियड है। कौन थे फाउंडर, महापद्मनंदा, ओके। इन्होंने एक्सपैंड किया अपना टेरिटरी फ्रॉम गैंगेटिक प्लेन्स टू डेक्कन, ऑलराइट। नेक्स्ट आते हैं मौर्यन एम्पायर्स, ठीक है। अब इसमें 322 BC टू 185 का टाइम पीरियड है। कौन थे इसके फाउंडर, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। अशोका द ग्रेट ने स्प्रेड किया था बुद्धिज्म को एंड सेंट्रलाइज किया था एडमिनिस्ट्रेशन को बाय बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग मिलिट्री, ओके। देन शुंगा डायनेस्टी 185 BC टू 73 BC तक का टाइम पीरियड है। इन्होंने फॉलो किया था मौर्यास को ही, ठीक है। इन्होंने रिवाइव किया हिंदुइज्म को एंड पेट्रनाइज किया आर्ट्स को। नेक्स्ट इज कुशान एम्पायर, ठीक है। कुशान 30 CE टू 375 CE इनका टाइम पीरियड है। इसमें आपको याद रखने कनिष्क,
कनिष्क जो थे वो इन्फ्लुएंस हुए थे बुद्धिज्म से एंड इन्होंने इसको प्रमोट भी किया, ओके, एंड कंट्रोल किया पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एशिया एंड इंडिया, ओके। देन आते हैं हमारे गुप्ता एम्पायर्स, ओके, ये 320 सीई टू 550 सीई का टाइम पीरियड है। इसको बोला जाता है गोल्डन एज ऑफ इंडिया, ठीक है। गोल्डन एज ऑफ इंडिया क्यों बोलते हैं? बिकॉज ऑफ दीज अचीवमेंट्स, दैट इज अचीवमेंट्स इन साइंस, मैथमेटिक्स एंड आर्ट्स। यहाँ पे हिंदू कल्चर एंड संस्कृत फ्लरिश हुआ था, ठीक है। आर्यभट्ट के टाइम का है ये टाइम पीरियड, ओके। देन पल्लवा डायनेस्टी 275 सीई टू 897 सीई, नोन फॉर रिलीजियस टॉलरेंस, ओके। प्रमोट किया इन्होंने कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स जैसे कि शोर टेम्पल, ओके। देन विजयनगरा एम्पायर, ये सारे हमारे साउथ इंडिया के एम्पायर्स हैं, ठीक है। यस, सो विजयनगरा एम्पायर का टाइम पीरियड है 1336 सीई टू 1646 सीई। फ्लरिश हुआ इस टाइम पीरियड में ट्रेड एंड कल्चर, कहाँ पे? साउथ इंडिया में, एंड ये रीजन साथ में जाना जाता है मिलिट्री स्ट्रेंथ के लिए एंड एडवांसमेंट्स इन एग्रीकल्चर, ओके। देन आती है चोला डायनेस्टी। चोला डायनेस्टी में आपका जो टाइम पीरियड है 300 टू 1279 सीई तक का है। यहाँ पे नेवल डोमिनेंस एंड ट्रेड, मतलब कि जो सी रूट से जो ट्रेड हो रहा था यहाँ पे इसके लिए ज्यादा जाना जाता है, ठीक है। देन प्रमोट किया इन्होंने तमिल कल्चर एंड आर्ट्स को, कंट्रीब्यूट किया टू बिल्डिंग ऑफ लार्ज टेम्पल्स, ठीक है। तो कौन से टाइम पे बिल्ड हुए थे लार्ज टेम्पल्स? चोला डायनेस्टी के टाइम पे। देन उसके बाद आते हैं सतवाहना डायनेस्टी, उनका टाइम पीरियड है 230 टू 220 सीई, ठीक है। ये कौन से रीजन में आपको देखने को मिलेंगे? डेक्कन रीजन में, ठीक है। तो इसमें बुद्धिज्म, हिंदुइज्म, ये सब आप याद रखेंगे। इन्होंने सपोर्ट किया था एक्सटेंसिवली, इन्होंने ट्रेड किया, ठीक है, किसके साथ? रोमन एम्पायर के साथ, ओके। यस, देन आपको ये भी याद रखना है कि इन सभी के टाइम पीरियड के दौरान कुछ ट्रैवलर्स, फॉरेन ट्रैवलर्स इंडिया में विजिट किए थे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हम बात करें मेगस्थनीज का, तो मेगस्थनीज 3rd सेंचुरी में आया था, ठीक है। इनका ओरिजिन कहाँ का है? ये ग्रीस के थे, और ये ग्रीक एम्बेसडर थे। कहाँ पे आए थे? किसके कोर्ट में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में आए थे। तो ये एक क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इन्होंने एक बुक लिखी थी, फेमस बुक, जिसका नाम है इंडिका, ओके। इस बुक में डिटेल किया गया था इंडियन सोसाइटी, पॉलिटिक्स एंड कल्चर को, ओके। देन आए थे फायान। फायान आए थे 4th-5th सेंचुरी में, एंड ये थे चाइना से, ठीक है। बुद्धिस्ट मॉन्क थे ये। इन्होंने इंडिया को विजिट किया था, क्या कलेक्ट करने के लिए? बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स को कलेक्ट करने के लिए। और इन्होंने क्या लिखा? रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम्स। इन्होंने जितने भी बुद्धिस्ट किंगडम्स थे उनके बारे में लिखा है, ओके। देन ज़ुआनज़ैंग जो थे वो आए थे 7th सेंचुरी में। ये भी चाइना के ही थे, ये भी बुद्धिस्ट मॉन्क ही थे। इन्होंने भी इंडिया में ट्रैवल किया, ठीक है, और अपनी जर्नी को एक डॉक्यूमेंट करके इन्होंने प्रेजेंट किया। उसका नाम क्या है? ग्रेट टैंग रिकॉर्ड्स ऑन द वेस्टर्न रीजन्स। और इसमें इन्होंने इंसाइट्स दी किसके बारे में? इंडियन रिलीजन एंड कल्चर के बारे में। देन इब्न बतूता, वेरी फेमस, एक सॉन्ग भी है इसके नाम पे, ठीक है। तो ये ट्रैवलर थे, ये आए थे 14th सेंचुरी में, ये थे मोरक्को के। ही वॉज अ मुस्लिम स्कॉलर, ठीक है। इन्होंने पूरा इंडिया विजिट किया, ठीक है, ट्रैवल किया अच्छे से, और इन्होंने रेला लिखा। रेला में क्या क्या लिखा है? इंडियन हिस्ट्री, इंडियन सोसाइटी के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है, ओके। देन अल बिरूनी, ये 11th सेंचुरी में आए थे, ओके। ये सेंट्रल एशिया के थे, ये एक स्कॉलर थे, ठीक है। इन्होंने अकम्पनी किया था किसको? महमूद ऑफ गजनी के इन्वेजन को, ठीक। समय इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था किताब अल हिंद, ओके। इसमें एक्सटेंसिव स्टडी करी गई थी किसकी? इंडियन कल्चर की, साइंस की एंड रिलीजन की, ओके। देन मार्को पोलो 13th सेंचुरी, ये कहाँ के थे? ये इटली के थे, ठीक है। और इन्होंने क्या किया था? ये आए थे कुबलई खान के कोर्ट में, वहीं पे रुके थे। इन्होंने बुक लिखी द ट्रैवल्स ऑफ मार्को पोलो, ठीक है। एंड इन्होंने यूरोप को क्या दिया? यूरोप को इन्होंने फर्स्ट डिटेल्ड अकाउंट्स दिया इंडिया का, कि इंडिया क्यों सोने की चिड़िया और कैसे है, ठीक है। ट्रेवेनियर आए थे 17th सेंचुरी में, ये थे फ्रांस के, ठीक है। ये एक मर्चेंट थे, जेम मर्चेंट थे, ठीक है। एंड इन्होंने क्या लिखा? ट्रैवल्स इन इंडिया। इन्होंने डिस्क्राइब किया किसके बारे में? मुगल एम्पायर, ट्रेड एंड कस्टम्स के बारे में। देन आए थे बर्नियर। बर्नियर थे फ्रांस के, ठीक है। ये एक फ्रेंच फिजिशियन थे, ये इंडिया में रहे थे, ठीक है, अंडर मुगल एम्पायर। और इन्होंने क्या लिखा था? ट्रैवल्स इन मुगल, ठीक है। इन्होंने पूरा डॉक्यूमेंट करके लिखा था कि मुगल कोर्ट कैसा है, वहाँ की पॉलिटिक्स कैसी है, वो सब, ठीक है, ओके। नाउ रिलीजियस बुक्स इंडिया में कौन कौन सी है? हिंदुइज्म में जो लिखी गई है, पहली है वेदास, ठीक है। वेदास, पूरे 4 वेदास आप ध्यान में रखिए, और इनका टाइम पीरियड याद रखिए, जो वेद एंड लेटर वैदिक पीरियड जो है उस टाइम का। ऋग्वेदा जो है वो ओल्डेस्ट टेक्स्ट रही है, हमने ऑलरेडी देखा। इसमें क्या है? इसमें है हिम्स, मंत्रास, ठीक है, भजन वगैरह दिए गए, मंत्र दिए गए हैं अलग अलग डेटीज के बारे में।
उपनिषद जो है उनका 800 टू 400 BC के अराउंड में लिखे गए हैं। ये क्या है, ये ट्रांजिशन को मार्क करते हैं फ्रॉम रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिस टू फिलोसफिकल टीचिंग, एक्सप्लोर करते हैं ये रियलिटी एंड सेल्फ को। ओके, भगवद गीता, भगवद गीता क्या है, ये पार्ट ऑफ महाभारत है। भगवद गीता जो है वो कॉन्वर्जेशन है बिटवीन लॉर्ड कृष्णा एंड अर्जुना। ओके, ये फोकस करता है ड्यूटी पे एंड राइटियसनेस पे। रामायणा, रामायणा किसने लिखी है, वाल्मीकि ने लिखी है। रामायण जो है वो नरेट करती है लाइफ एंड जर्नी ऑफ लॉर्ड राम, उनका जो वो छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है, राज्य राजपाट पूरा छोड़ देते हैं, एंड उसके बाद बैटल जो उनकी चालू होती है सीता मैया को छुड़ाने की, ठीक है, एंड रावण को मारने की। तो वो सारा जो डॉक्यूमेंट किया गया है वो किस में किया गया है, रामायण में किया गया है। ओके, देन महाभारत किसने लिखी है, व्यास ने लिखी है, वेद व्यास ने। ओके, ये लॉन्गेस्ट एपिक ऑफ द वर्ल्ड है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन सकता है, तो रामायण मत लिखिए इसका आंसर होगा महाभारत। ठीक है, इसमें ही आपकी भगवद गीता आती है और इसमें डिस्क्राइब किया गया है कुरुक्षेत्र की वॉर किसके बीच में हुई थी, कौरवों के बीच में और पांडवों के बीच में। ओके, देन पुराण्स क्या है, पुराण्स अलग अलग टाइप के हैं, विष्णु पुराण, शिव पुराण। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिया गया, यहाँ पे बेसिकली हिंदू डीटीज के बारे में दिया गया है। ठीक है, त्रिमूर्ति उसमें आते हैं, जैसे कि ब्रह्मा, विष्णु एंड महेश। ठीक है, महेश में शिवा। ओके, बुद्धिज्म में जो बुक्स याद रखनी है वो है त्रिपिटाका, पाली में लिखी गई है। ओके, 3rd सेंचुरी में लिखी गई है। त्रिपिटाका में क्या है, टीचिंग्स ऑफ बुद्धा है एंड फाउंडेशनल टेक्स्ट ऑफ थेरावाड़ा बुद्धिज्म। अभी हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ बुद्धिज्म ऑल्सो, उसमें आपको मैं समझा दूंगी। देन धम्मपद, जो धम्मपद है वो है कलेक्शन ऑफ सेइंग्स बाय बुद्धा। ओके, एम्फेसाइज करता है ये मॉरल कंडक्ट, माइंडफुलनेस एंड विजडम पे। लोटस सूत्र, ये महायाना बुद्धिज्म की बुक है। ओके, लोटस सूत्र जो है ये एक इम्पॉर्टेंट महायाना टेक्स्ट है, जिसमें क्या दिया है, इसमें एक आइडिया दिया है कि सारे जो बीइंग्स हैं, ठीक है, दे हैव द पोटेंशियल टू अचीव बुद्धाहुड। ओके, जैनिज्म में अगामास आपको याद रखना है। ठीक है, ये सेक्रेड स्क्रिप्चर है किसके, जैनिज्म के, जो कि फोकस करते हैं नॉन वायलेंस मतलब अहिंसा एंड पाथ टू लिबरेशन मतलब मोक्ष। ओके, देन तत्वर्थ सूत्र, ठीक है, ये किसने लिखा है, उमा स्वाति ने लिखा है। ये आउटलाइन करता है प्रिंसिपल्स ऑफ जैन फिलोसफी। ठीक है, इसमें नेचर ऑफ सोल भी दिया गया है, पाथ टू स्पिरिचुअल लिबरेशन भी दिया गया है। देन आते हैं हमारे टाइप्स ऑफ बुद्धिज्म। ठीक है, बुद्धिज्म के भी अलग अलग टाइप्स हैं। स्टार्टिंग में तो गौतम बुद्ध ही इसके फाउंडर थे, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जो है ना, कोई भी रिलीजन इवॉल्व हो जाता है, तो इवोल्यूशन की वजह से उसमें डिविजन हो गए, अलग अलग टाइप्स हो गए। तो जैसे पहला आता है थेरावाड़ा बुद्धिज्म। ठीक है, इसमें टीचिंग ऑफ एल्डर्स है, इसका मतलब क्या है, टीचिंग ऑफ एल्डर्स। ओके, ओल्डेस्ट फॉर्म है, इंडिविजुअल एनलाइटनमेंट के ऊपर एम्फेसाइज करता है। ठीक है, स्ट्रिक्ट एडहियरेंस टू बुद्धाज ओरिजिनल टीचिंग्स, जो ओरिजिनली बुद्धा ने बोला है उस पर ही एडहियर करना है। एंड ये कहाँ पे आपको मिलेगा, श्रीलंका, थाईलैंड एंड म्यांमार में मिलेगा आज के टाइम में। ओके, महायाना, महायाना मतलब द ग्रेट व्हीकल। अब ये फोकस करता है कंपैशन पे और दूसरों की मदद करने पे, अटेन करने के लिए क्या, एनलाइटनमेंट। ओके, कहाँ पे ये मिलेगा आपको, चाइना, जापान, कोरिया एंड वियतनाम में। ओके, वज्रयान, वज्रयान मतलब द डायमंड व्हीकल। ये इनकॉर्पोरेट करता है रिचुअल्स को, मंत्रास, मेडिटेशन टेक्निक्स को। ठीक है, एंड ये प्राइमरीली प्रैक्टिस होता है तिब्बत, भूटान एंड मंगोलिया में। देन जो लास्ट टाइप का है ये मोस्टली इंडिया में पाया जाता है, दैट इज अम्बेडकराइट बुद्धिज्म, दैट इज नवायाना। मतलब ये एक मॉडर्न री इंटरप्रिटेशन है बुद्धिज्म का, जो कि इनिशिएट किया था डॉक्टर BR अम्बेडकर सर ने। ठीक है, और ये फोकस करता है सोशल जस्टिस पे, इक्वालिटी पे। ठीक है, जो कि कौन प्रैक्टिस करते हैं, दलित कम्युनिटीज प्रैक्टिस करते हैं महाराष्ट्र में एंड बाकी रीजन्स में। ओके, यस, नाउ वी विल लर्न अबाउट वेरियस डायनेस्टीज इन मेडिएवल हिस्ट्री। ओके, ये मेडिएवल हिस्ट्री का पार्ट अब शुरू होता है। सो फर्स्ट वन इज दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत जो है उनका टाइम पीरियड है 1206 CE टू 1526 CE। इसमें इंपॉर्टेंट रूलर्स जो आपको याद रखने हैं वो हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। ओके, की फैक्ट्स की अगर हम बात करें तो जो दिल्ली सल्तनत था वो इस्टेब्लिश कैसे हुआ, राजपूतों को हरा के हुआ एंड मेजर सेंटर बन गया इस्लामिक पावर के लिए इंडिया में। ओके, उसके बाद मेडिएवल हिस्ट्री में आपका आता है विजयनगर एम्पायर भी। ठीक है, इसमें आपको कौन कौन से नाम याद रखने हैं, कृष्णदेवराय, हरिहर वन एंड बुक्का राया वन। ओके, देन पावरफुल साउथ इंडियन एम्पायर रहा है विजयनगर एम्पायर, किस वजह से, मिलिट्री स्ट्रेंथ की वजह से, कल्चरल कंट्रीब्यूशन की वजह से एंड आर्किटेक्चरल मार्वल्स जैसे कि हम्पी कर्नाटका में है। ओके,
देन मुगल एम्पायर का टाइम पीरियड 1526 टू 1857 सीई तक है। इसमें नाम आपको याद रखने बाबर, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब एक्सेट्रा। ओके, इस्टेब्लिश किसने किया था? बाबर ने किया था 1526 में। किसको डिफीट करके किया था? इब्राहिम लोदी को हरा के किया था। कौन सी बैटल थी वो थी बैटल ऑफ पानीपत। ओके, मुगल एम्पायर बिकेम द लार्जेस्ट एंड मोस्ट प्रॉस्परस एम्पायर इन इंडिया आफ्टर दैट। देन मराठा एम्पायर 1674 सीई टू 1880 सीई तक है। शिवाजी महाराज का इसमें नाम आपका आएगा, इंपॉर्टेंट है जो, ठीक है। देन मराठा एम्पायर वॉज नोन फॉर इट्स मिलिट्री इनोवेशंस एंड इस्टेब्लिशिंग अ पावरफुल डिसेंट्रलाइज्ड रूल। देखो, सेंट्रलाइज रूल का मतलब क्या होता है? एक जगह से पूरे एरिया को कंट्रोल करना। डिसेंट्रलाइज का मतलब क्या है कि छोटे छोटे ये जो एरियाज है ये भी अपने आप को कंट्रोल करने लगे। तो यहाँ पे डिसेंट्रलाइज रूल आप ध्यान में रखिए। ओके, देन जो राजपूत किंगडम्स हैं ये किस लिए जाने जाते हैं? वैलियंट डिफेंस के लिए जाने जाते हैं अगेंस्ट मुस्लिम इन्वेजन्स। एंड इसमें की रूलर्स अगर ध्यान में रखने हैं तो वो है महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, जो कि असिस्ट करते हैं फॉरेन रूल को। ओके, देन बहामानी सल्तनत जो थे 1347 सीई टू 1527 सीई के टाइम पीरियड में। इसमें अलाउद्दीन हसन, बामन शाह एंड महमूद गवन, सिर्फ नाम याद रखिए। ओके, बहामानी सल्तनत जो है इट वाज इंपॉर्टेंट मेडिएवल मुस्लिम किंगडम। कहाँ पे थे ये? साउथ इंडिया में थे। ओके, उसके बाद ये स्प्लिट हो गए थे कहाँ पे? डेक्कन सल्तनत्स में। ओके, देन बैटल ऑफ पानीपत। अब ये तीनों बैटल्स आपको याद रखनी है, कौन कौन इसमें थे, ठीक है। चलो, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुई थी? 1526 में। डेट अगर इसको स्पेसिफाई करें तो 21 अप्रैल 1526 की है। किन दोनों के बीच में थी? बाबर हु वॉज फ्रॉम मुगल एम्पायर एंड इब्राहिम लोदी, दिल्ली सल्तनत। तो इब्राहिम लोदी को किसने हरा दिया? बाबर ने हरा दिया। एंड उसके बाद मुगल एम्पायर इस्टेब्लिश हो गया। ओके, देन सिग्निफिकेंस अगर ध्यान दें तो वही मुगल एम्पायर स्टार्ट हो जाता है। बाबर जो है उसने फील्ड आर्टिलरी को यूज किया था। ओके, इससे क्या हुआ? लोधी डायनेस्टी कंप्लीटली कोलैप्स हो गई एंड वहीं से दिल्ली सल्तनत का भी खात्मा हो गया। ओके, देन आती है सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत 1556। नवंबर 5 1556 को हुई। ये किसके बीच में? अकबर फ्रॉम मुगल एम्पायर वर्सेस हेमू जो कि अफगान किंग था। ओके, आउटकम क्या था? अकबर जीता ऑफ कोर्स। सिग्निफिकेंस अगर ध्यान दे तो सिक्योर किया अकबर ने रूल ओवर नॉर्थ इंडिया एंड हेल्प किया कंसोलिडेट करने के लिए किसको? मुगल एम्पायर, ठीक है, क्योंकि बिखरा हुआ था इधर उधर, तो एक साथ लेकर आ गया अकबर। ओके, हेमू जो था जब वो डिफीट हुआ, कैसे डिफीट हुआ? ही वॉज स्ट्रक बाय एन एरो लीडिंग टू हिज कैप्चर एंड एग्जीक्यूशन। ओके, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई 1761 में। ओके, किसके बीच में? मराठास वर्सेस अहमद शाह अब्दाली, अफगान एम्परर जो था। अहमद शाह अब्दाली जो था वो जीत गया। ये एक सेटबैक जरूर था मराठा एम्पायर के लिए, जिसकी वजह से जो नॉर्दर्न एम्बिशंस थे किसके? मराठाओं के, वो थोड़े से टूटते हुए दिखे, ठीक है, वीक होता हुआ दिखा। ओके, एंड इसको कहा जाता है वन ऑफ द ब्लडिएस्ट बैटल्स इन इंडियन हिस्ट्री। ओके, जिससे कि टेम्परली जो मराठा पावर थी वो डिक्लाइन हुई। देन दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड है 1206 सीई टू 1526 सीई तक। हम सारे इंपॉर्टेंट रूलर्स को यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। ओके, फर्स्ट इज कुतुबुद्दीन ऐबक, 1206 टू 1210 सीई तक का टाइम पीरियड है। ये है फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। इन्होंने एस्टैब्लिश किया फर्स्ट मुस्लिम रूल इन इंडिया। एक तो ये याद रखना है कि इवेंट्स अगर ध्यान में रखें तो इन्होंने कुतुब मीनार को बिल्ड किया, ठीक है, स्टार्ट किया इन्होंने कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क भी। ओके, इल्तुतमिश 1211 टू 1236 सीई, इन्होंने कंसोलिडेट किया दिल्ली सल्तनत को। इंट्रोड्यूस क्या क्या किया? इक्तादारी सिस्टम। इक्तादारी मतलब लैंड ग्रांट दिए गए किसको? मिलिट्री कमांडर्स को। ओके, देन इन्होंने क्या किया था? डिफीट किया था चहलगानी मतलब टर्किश नोबल्स को। इनको कहा जाता है कि ही वॉज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली बाय द कैलिफ। तो ऐसा मानते कि जो कैलिफेट्स थे वो बोलते थे कि कुतुबुद्दीन ऐबक तो चलो फाउंडर थे, लेकिन जो टेक्निकली अगर बात करें तो इल्तुतमिश जो थे, क्योंकि वो कंसोलिडेट करने का काम कर रहे थे, तो ही वॉज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली। ओके, देन इसके बाद आई रजिया सुल्तान, ठीक है, 1236 to 1240 CE. She was the first and only female ruler of Delhi Sultanate. Attempted to break aristocratic dominance. See, she was a Muslim woman, and from the era when women were behind the veils, and this woman proved herself deserving than others. Okay,
शी वॉज ओवर थ्रोन बाय टर्किश नोबल्स एंड फिर उसके बाद इनकी डेथ हो जाती है. ओके. देन रकुद्दीन फिरोज, ये कौन थे? ये इन्होंने बहुत छोटे टाइम पीरियड के लिए ही वहाँ पे आए थे, टेम्पररली आए थे ये. ठीक है, इसको आप नहीं भी याद रखोगे तो चलेगा, बिकॉज बहुत सारी हिस्ट्री टेक्स्ट बुक में इनका नाम दिया ही नहीं गया है. ठीक है, ही वॉज नोन फॉर वीक रूल. ठीक है, पावर लार्जली इट वॉज हेल्ड बाय नोबल्स. अब नोबल्स यहाँ पे बार बार शॉर्ट में बता देते. देखो नोबल्स कौन थे? मिनिस्टर्स थे बेसिकली. ठीक है, ये बेसिकली थे किंग मेकर्स. नोबल्स मतलब दे वर द किंग मेकर्स. तो ये नोबल्स, अगर सोचो किंग मेकर्स ही अगर रूल करने लग जाएं तो गद्दी पे बैठा आदमी क्या है? एक स्टैचू है. ठीक है, ये सिर्फ क्या करेगा? ये सिर्फ साइन करेगा, अप्रूवल देगा, बस यही उसका काम हो जाएगा. तो नोबल्स काम नहीं करनी चाहिए, मेजर डिसीजंस नहीं लेने चाहिए, ये खाली एडवाइसेस के लिए बेटर है. ओके. डिपोज हुए थे ये बाय इल्तुतमिश डॉटर रजिया सुल्तान. देन आते हैं बलबन. 1266 टू 1287 तक का इनका टाइम पीरियड है. इनको आप याद रखेंगे, इन्होंने ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था, जो किंगशिप है वो सेक्रेड है. ठीक है, मतलब भगवान का दर्जा दे दिया था किंग को. देन इन्होंने रिप्रेस किया था किसको? मंगोल इन्वेजन्स को, एंड एस्टैब्लिश किया था स्ट्रिक्ट कंट्रोल ओवर नोबल्स. ओके. देन आते हैं अलाउद्दीन खिलजी. 1296 टू 1316 सीई. इन्होंने एक्सपैंड किया था एम्पायर को सिग्निफिकेंटली एंड ही इस्टेब्लिश्ड अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट. ओके. क्या क्या कॉन्क्वेस्ट किया था? गुजरात, मलवा एंड राजस्थान. ओके. अगेन मंगोल इन्वेजन्स को भी रोकते थे ये. देन आए कुतुबुद्दीन मुबारक शाह. 1316 टू 1320 सीई. ही इज नोन फॉर हिज एक्स्ट्रावैगेंट लाइफस्टाइल एंड इनएफिशिएंसी. ठीक है, इनएफिशिएंट राजा थे ये. ठीक है, अब इनको मर्डर कर दिया गया, इनका मर्डर हो गया. ठीक है, इनके खुद के नोबल्स ने इनको मार दिया था, जिससे कि खिलजी डायनेस्टी जो थी वो कोलैप्स हो गई. देन तुगलक डायनेस्टी आई. मोहम्मद बिन तुगलक ने इसकी शुरुआत की 1325 टू 1351 सीई तक. ओके. ही इज नोन फॉर हिज अनयूजुअल पॉलिसीज, जैसे कि टोकन करेंसी इन्होंने इंट्रोड्यूस करी. देन शिफ्टिंग ऑफ कैपिटल टू दौलताबाद. अननेसेसरली इन्होंने सोचा कि साउथ में जो है कॉन्क्योर करेंगे एंड कैपिटल ही शिफ्ट कर दी डायरेक्टली. ठीक है, सीधे नॉर्थ से एकदम चले गए नीचे. तो ये इनका बहुत ही वर्स्ट डिसीजन था. ओके. हिज पॉलिसीज लेड टू वाइड स्प्रेड रिवोल्ट. ऐसी पॉलिसीज की वजह से रिवोल्ट होने लग गए, इकोनॉमी भी डाउन हो गई थी इनके टाइम पे. ठीक है, अब इंक्लूडिंग द रिवोल्ट ऑफ द पीपल ऑफ दिल्ली आफ्टर शिफ्टिंग द कैपिटल, वही जो आपको बताया. ठीक है. फिरोज शाह तुगलक इसके बाद जो आते हैं, इज नोन फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स, जैसे कि फिरोज शाह कोटला. ओके. देन इन्होंने लीड किया सक्सेसफुल कैंपेन किसके अगेंस्ट? राजपूत के अगेंस्ट, लेकिन कुछ चैलेंजेस भी इनको मिले फ्रॉम रेबिलियंस इन दिल्ली. देन आते हैं मोहम्मद शाह तुगलक. ओके. 1399 टू 1412 सीई. कंटिन्यूड फिरोज शाह's एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क बट फेस्ड इंटरनल डिसऑर्डर. मंगोल इन्वेजन हुआ, रेबिलियंस जो थे वो यहाँ पे घुस गए थे इनके टाइम पे. देन सिकंदर लोदी. ओके. 1489 टू 1517 सीई. ये थे फाउंडर ऑफ लोडी डायनेस्टी. देन इम्प्रूव करते हैं ये एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज को. एक्सपैंड किया इन्होंने ऑफ कोर्स जो सल्तनत के टेरिटरी थे, किसमें? दोआब रीजन में. एंड ऑब्वियसली जो राजपूत थे उनका रेजिस्टेंस इन्होंने फेस किया. देन आते हैं लास्ट लोधी डायनेस्टी, लास्ट रूलर ऑफ होल दिल्ली सल्तनत. ओके. अब यहाँ पे देखो बैटल ऑफ पानीपत हुई थी इसी टाइम पे 1526 में, एंड इनको हरा दिया किसने? बाबर ने हरा दिया, और दिल्ली सल्तनत इससे हो जाता है पूरा खत्म. ओके. एंड मुगल एम्पायर आगे बढ़ता है. ओके. मुगल डायनेस्टी में अब सारे रूलर्स हम ध्यान देते हैं. पहला है बाबर. बाबर ने हराया था, किसको हराया था? इब्राहिम लोदी को हराया था. कौन सी बैटल? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत. ओके. कब हुई थी? 1526 में. ऐसे आपको याद रखने सारे इवेंट्स. ओके. देन इन्होंने क्या लिखा था वो एक ध्यान में रखिए, बाबरनामा, जो कि क्या है? बाबर की ऑटोबायोग्राफी है. ओके. देन अकबर 1556 टू 1605 सीई. ही इज नोन फॉर रिलीजियस टॉलरेंस, दीन इलाही एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स. ये आते हैं सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत में 1556. अकबर ने किसको हराया था? हेमू को हराया था. ठीक है, ताकि मुगल कंट्रोल ये सिक्योर कर सके. देन जहांगीर आते हैं 1605 टू 1627 तक. ही इज नोन फॉर हिज लव फॉर आर्ट एंड कल्चर, और इन्होंने क्या कंपाइल किया था? जहांगीर नामा. ओके. तो ये क्वेश्चन बनता है कि आर्ट एंड कल्चर किसको ज़्यादा पसंद था? तो दैट वाज जहांगीर. ओके. इन्होंने कौन सी रिवोल्ट में पार्टिसिपेट किया था? इट वाज रिवोल्ट ऑफ राणा ऑफ मेवाड़. ठीक है. इन्होंने बहुत स्ट्रगल किया था राजपूत के साथ अंडर महाराणा प्रताप. ठीक है, तो महाराणा प्रताप के टाइम पे जहांगीर थे, ये भी याद रख सकते हो. शाहजहां 1628 टू 1658 के टाइम पीरियड पे हैं.
इन्होंने कंस्ट्रक्ट किया था द फेमस मॉन्यूमेंट ताजमहल, ठीक है, किसकी याद में? वाइफ मुमताज महल, ठीक है। कौन सी रिवोल्ट इसमें याद रखनी है आपको? गुरु गोविंद सिंह के अगेंस्ट की थी इन्होंने, ठीक है। देन औरंगजेब 1658 to 1707, लास्ट रूलर ऑफ मुगल डायनेस्टी, ओके। ही इज नोन फॉर हिज ऑर्थोडॉक्स पॉलिसीज, ठीक है। ऑर्थोडॉक्स पॉलिसी मतलब बहुत पुराने विचार के थे, पुराने ख्यालात के। देन इन्होंने कौन सी बैटल में पार्टिसिपेट किया था? बैटल ऑफ समूगढ़ 1658 में, और ये बैटल जो थी इट वॉज विद दारा शिकोह, ठीक है, गद्दी के लिए इन्होंने किया था। देन एक और बैटल क्या थी? रिवोल्ट किसकी थी? मराठाओं के अगेंस्ट में किया था। इससे इनको कांस्टेंट रेजिस्टेंस फेस करना पड़ा फ्रॉम हु? फ्रॉम द ग्रेट शिवाजी महाराज एंड मराठास, ओके। देन डिक्लाइन कैसे हुआ मुगल्स का एंड उनका रीजंस? तो वीक सक्सेसर्स वाज द फर्स्ट रीजन। जैसे ही औरंगजेब की डेथ होती है 1707 में, जो मुगल रूलर्स थे वो वीक होते गए। इससे क्या हुआ? इंटरनल इंस्टेबिलिटी आई एंड इवेंचुअली कोलैप्स होने लग गए। सेकेंड रीजन है मराठा रेजिस्टेंस। जो मराठा एम्पायर था वो भी ग्रो कर रहा था, ठीक है। इससे क्या हुआ? कांस्टेंट मिलिट्री प्रेशर होता रहा किस पे? मुगल टेरिटरीज पे। थर्ड रीजन इज इकोनॉमिक ड्रेन, ठीक है। औरंगजेब जो था उसने इतनी लड़ाइयाँ लड़ी, स्पेशली डेक्कन में अगर हम बात करें, तो उससे क्या हुआ? जो मुगल इकोनॉमी थी वो ड्रेन होने लग गई। पैसा जाता है ना वॉर में, ठीक है, कोई भी आप बैटल लड़ते हैं छोटी मोटी, उसमें भी बहुत पैसा चला जाता है, तो इसकी वजह से इकोनॉमिक ड्रेन होने लग गया। फॉरेन इन्वेजन्स बढ़ गए। नादिर शाह इन्वेड करता है 1739 में एंड अहमद शाह अब्दालीज इन्वेजन वीकेंड मुगल अथॉरिटी। एडमिनिस्ट्रेटिव डिक्लाइन भी हुआ क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन पुअर हो गया था, करप्शन हो गया था, ठीक है, नोबल्स ही धोखेबाज निकल गए थे, और लोकल गवर्नेंस जो था वो इनइफेक्टिव देखा जा रहा था, ठीक है। इससे भी मुगल डिक्लाइन हुए। देन राइज ऑफ रीजनल किंगडम। अब देखो जैसे ही टूटने लगता है ना कोई एम्पायर टुकड़ों टुकड़ों में, तो रीजनल जो किंगडम्स है वो ग्रो करने लगते हैं। जैसे निज़ाम्स ऑफ हैदराबाद, राजपूत, सिख, मराठास, ये पावरफुल होने लगे अपने अपने रीजन्स में, ठीक है। देन ब्रिटिश एक्सपेंशन भी बढ़ने लग गया था। उस वक्त ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आ चुकी थी, तो ये क्या करने लग गए थे? ये कंट्रोल करने लग गए थे किस पे? मुगल्स पे, ठीक है, मुगल के टेरिटरीज पे। अब आती है हमारी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, ठीक है। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की शुरुआत होती है किसकी एंट्री से? वास्को ड गामा की 1498 में। वास्को ड गामा कौन था? ही वॉज अ पोर्चुगीज एक्सप्लोरर, ओके। ये लैंड करता है कैलिकट में, ठीक है, अभी कोहिकोड बोलते हैं कैलिकट को, विच इज इन केरला, ओके। अब यहाँ से शुरू होता है यूरोपियन कॉलोनियलिज्म इंडिया में, ठीक है। यूरोपियंस जो थे वो कॉलोनीज बनाने लग गए थे इंडिया में। वास्को ड गामा जो था, ठीक है, उसने क्या किया? उसने ओपन अप किया सी रूट को, कहाँ तक? इंडिया तक, ठीक है, जिससे क्या हुआ? पोर्चुगीज कॉलोनीज जो है इंडिया में आने लग गई। देन फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 की वॉर को बोला जाता है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। इसको एक और नाम से जानते हैं, दैट इज द सिपॉय म्यूटिनी और इंडियन रेबिलियन ऑफ 1857। कॉजेस क्या क्या थे वो आप ध्यान में रखेंगे। सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक ग्रीवांसेस इंडियन सोल्जर्स के बीच में आई, सिपॉयज के बीच में आई थी इन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीज आर्मी। इंट्रोड्यूस हुआ था क्योंकि एनफील्ड राइफल, ठीक है। इससे क्या करना पड़ता था? ये जो राइफल थी इसमें जो सोल्जर्स थे, इंडियन सोल्जर्स एंड ऑल अदर सोल्जर्स, इनको बाइट ऑफ करना पड़ता था कार्ट्रिजेस को। एंड ऐसा बोला गया, ऐसे एक बात फैल गई कि जो कार्ट्रिजेस हैं जिनको आप अपने मुंह से छीलते हो बेसिकली, तो ये ग्रीस किए जाते हैं एनिमल फैट से। एंड ये एनिमल फैट जो होता है ये दोनों हिंदूज एंड मुस्लिम्स को ऑफेंड कर दिया, क्योंकि हिंदूज के लिए सेक्रेड एनिमल है काउ, सो काउ के फैट से करते थे ये ग्रीस, एंड मुस्लिम्स के लिए सेक्रेड एनिमल है पिग, तो पिग के फैट से भी करते थे, ठीक है। तो इसीलिए जो सोल्जर्स थे ये लोग ऑफेंड हो गए, ठीक है, इस बात से। देन मेजर फिगर्स अगर याद रखने हैं तो वो है मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब, बहादुर शाह जफर, जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में आपको देखेंगे, ठीक है। देन आउटकम इसका क्या था? आउटकम ये था कि ब्रिटिश सप्रेस्ड द रेबिलियन, ठीक है। इससे क्या हुआ? एंड हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी रूल का एंड डायरेक्ट कंट्रोल हो गया ब्रिटिश क्राउन का इंडिया में, ओके। पहले तो कंपनी ही रूल कर रही थी, अब क्राउन रूल करने लग गया, ओके। लेकिन इसी के बाद अब इंडियंस ने सोचा कि अपने आप को ऑर्गेनाइज करके ही ब्रिटिशर्स को भगाया जा सकता है, ओके। देन एक एक्ट आपको जो याद रखनी वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में आई गई थी।
जो ब्रिटिश क्राउन था, क्योंकि इसने अज्यूम किया था डायरेक्ट कंट्रोल को इंडिया पे आफ्टर द इंडियन रेबिलियन ऑफ 1857, इसीलिए ये एक्ट आई थी। ओके, इसमें की प्रोविजन क्या याद रखने हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ पे डिसॉल्व कर दिया गया एंड इंडिया जो था वो डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन के अंडर में आने लग गया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया अपॉइंट किया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो था वो अब बन गया वाइसरॉय ऑफ इंडिया। ओके, देन फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, 28 दिसंबर 1885 को एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ठीक है, इसको आप A.O. ह्यूम भी बोलते हैं, ठीक है, एंड प्रोमिनेंट लीडर्स, ये सारे इसके फाउंडर थे INC के। ओके, इनिशियली ये प्लेटफॉर्म बना कि ये ना जो इंडियन की जो ग्रीवांसेस है, जो प्रॉब्लम्स है, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट तक पहुंचाएं। तो ये एक पैसिवली एक एक्ट करना चाहते थे, ठीक है, पैसिवली रिस्पॉन्ड करना चाहते थे, ठीक है, जो भी डिसीजंस ब्रिटिश गवर्नमेंट ले रही है उसके अगेंस्ट। ठीक है, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये एक लीडिंग पार्टी बन गई इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट की। इसमें की लीडर्स ध्यान में रखने हैं तो वो है दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड मेनी अदर अनसंग हीरोज। ओके, पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में हुआ। ब्रिटिश ने क्या किया, डिवाइड कर दिया बंगाल को दो पार्ट्स में बेस्ड ऑन रिलीजियस लाइंस। ये यही तो करते थे, डिवाइड कर देते थे हिंदू मुस्लिम्स में। तो ईस्टर्न बंगाल एंड असम मुस्लिम मेजॉरिटी था, वेस्टर्न बंगाल जो था वो हिंदू मेजॉरिटी था, तो ऐसे डिवीजन किया गया। ये जो पार्टीशन था ये एक तरीके का अटेम्प्ट था डिवाइड करने के लिए, दैट इज कॉल्ड एज डिवाइड एंड रूल पॉलिसी बाय ब्रिटिशर्स। ठीक है, ये डिवीजन क्रिएट करते थे हिंदूज एंड मुस्लिम्स में, लड़ाते थे आपस में। ओके, एंड इससे क्या हुआ, मैसिव प्रोटेस्ट हुई। किसने करी, हिंदूज ने करी। ठीक है, एंड इवेंचुअली ये रिवर्स हो गया 1911 में, क्योंकि इसको अपोज किया गया। गवर्नर जनरल्स एंड वाइसरॉयज ऑफ इंडिया जो आपको याद रखने हैं, जैसे हैं फर्स्ट वैरन हेस्टिंग्स, इनका टाइम पीरियड है 1773 टू 1785 तक का। ये है इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल। ओके, एंड इन्होंने स्टार्ट किया था प्रोसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। ओके, नेक्स्ट आते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस, 1786 टू 1793 का इनका टाइम पीरियड है। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था परमानेंट सेटलमेंट, मतलब जमींदारी सिस्टम। कौन से स्टेट में, बंगाल में। ओके, उस वक्त स्टेट नहीं होते थे, उस वक्त प्रोविंसेस होती थी, तो हम बोलेंगे बंगाल प्रोविंस में। ओके, देन आते हैं लॉर्ड मिंटो, 1905 टू 1910 तक इन्होंने रिवर्स किया पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1911। देन लॉर्ड कर्जन का टाइम पीरियड है 1899 टू 1905 तक का। पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ एंड वेरियस अदर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हुए। देन लॉर्ड माउंटबेटन 1947, ही वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, ब्रिटिश लास्ट गवर्नर जनरल। देन इन्होंने क्या किया, इन्होंने पार्टीशन किया इंडिया का एंड इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आई इसके टाइम पे। रिफॉर्म्स क्या क्या इंट्रोड्यूस हुए अंडर ब्रिटिश रूल। जो ब्रिटिश रिफॉर्म्स है वो क्या है, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप है रेगुलेटिंग द अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। देन इंडियन पीनल कोड 1860 का जो है ये स्टैंडर्डाइज करता है लॉज को इंडिया में। इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861 ये अलाउ करती है लिमिटेड इंडियन रिप्रेजेंटेशन इन लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट 1904 की है, इसने इस्टेब्लिश किया था न्यू यूनिवर्सिटीज अक्रॉस इंडिया, किस लिए, हायर एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। ओके, देन मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। ओके, ये उल्टा है एक्चुअली, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स बोलते हैं, 1909। इसने इंट्रोड्यूस किया था सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स एंड अ लार्ज नंबर ऑफ इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स। ओके, इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स एंड एक्ट्स जो आपको ध्यान में रखनी है जब भी आप मॉडर्न इंडिया की बात करते हैं, कोई भी क्वेश्चन इसमें से बन सकता है। फर्स्ट इज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ये हुई थी 1920 टू 1922 के बीच में। किसने लीड किया था, गांधी जी ने लीड किया था। ठीक है, इंडियंस ने बॉयकॉट किया था इस वक्त ब्रिटिश गुड्स एंड इंस्टीट्यूशंस। सॉल्ट मार्च, डांडी मार्च आपको याद रखनी, 1930 में हुई थी, गांधी जी ने इसको लीड किया था। इट वॉज अ नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट अगेंस्ट सॉल्ट टैक्स बाय मार्चिंग। मार्च किया था इन्होंने टू डांडी टू प्रोड्यूस सॉल्ट, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने सॉल्ट पे टैक्स लगा दिया था। देन क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में हुई थी। गांधी जी ने इस वक्त ऐलान किया कंप्लीट इंडिपेंडेंस का फ्रॉम ब्रिटिश रूल ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2। देन आती है रॉलत एक्ट, 1919 की है। ये इस एक्ट ने अलाउ किया था ब्रिटिश को टू अरेस्ट एनी इंडियन विदाउट ट्रायल एंड होल्ड देम इनडेफिनेटली। ठीक है, बिना ट्रायल के अरेस्ट कर लो। ओके, इसी के बाद जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था।
देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में ऑब्वियसली आई थी, ठीक है। इन्होंने प्रोवाइड किया था फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम आज है ना इंडिया में, कैसे सेंटर, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट, ओके, वैसे इन्होंने फेडरल सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था। एंड सेपरेट इलेक्टोरेट्स जो है वो भी आया था, एंड इसको वाइडली क्रिटिसाइज किया गया था, ओके। देन लीडर्स के हम जान लेते हैं कुछ नाम और उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस। तो पहले हैं हमारे महात्मा गांधी जी, फादर ऑफ द नेशन। ही लेड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सॉल्ट मार्च, क्विट इंडिया मूवमेंट। एडवोकेट किया इन्होंने किसको? अहिंसा को, मतलब नॉन वायलेंस, एंड सत्याग्रह मतलब ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने एक इंपॉर्टेंट की रोल प्ले किया है इंडियन नेशनल कांग्रेस में। ही बिकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड ही एडवोकेटेड फॉर सोशलिज्म, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड एजुकेशन रिफॉर्म। भगत सिंह, ही वॉज अ रिवोल्यूशनरी फिगर, ठीक है। ही इज इन्वॉल्व इन जलियांवाला बाग इंसिडेंट एंड एग्जीक्यूटेड फॉर हिज रोल इन असेंबली बॉम्बिंग टू प्रोटेस्ट ब्रिटिश रूल। सुभाष चंद्र बोस जो है, ही वॉज द लीडर ऑफ आज़ाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी, ठीक है। इनको इंटरनेशनल सपोर्ट भी मिला था, ठीक है। एंड ही इज नोन फॉर दिल्ली चलो और चलो दिल्ली। फाइनली इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया 1947, ठीक है, 15 अगस्त। देन इंडिया वॉज ग्रांटेड इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल, और इंडिया को डिवाइड कर दिया गया इंडिया एंड पाकिस्तान में बेस्ड ऑन रिलीजियस लाइंस, हिंदू मेजॉरिटी इंडिया, मुस्लिम मेजॉरिटी पाकिस्तान। जवाहरलाल नेहरू बिकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड लॉर्ड माउंटबैटन जो थे वो लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया बने, ओके। देन इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स जो अलग अलग नेशनल लीडर्स ने जो पब्लिश किए थे, क्यों करते थे न्यूज़पेपर्स पब्लिश करते थे? ताकि ये स्प्रेड कर सके बेसिकली इंडिया में क्या चल रहा है। न्यूज़पेपर्स क्या है? न्यूज़पेपर उस टाइम का सोशल मीडिया होता था, ठीक है। तो बाल गंगाधर तिलक जिनका नाम आता है फर्स्ट, ये फेमस है किस लिए? केसरी न्यूज़पेपर के लिए। 1881 में लॉन्च हुआ था ये। इसने की रोल प्ले किया है इस न्यूज़पेपर ने प्रमोट करने के लिए नेशनलिज्म एंड स्वदेशी मूवमेंट, ओके। देन आते हैं लाला लाजपत राय, ठीक है। द पंजाब नाम का न्यूज़पेपर इन्होंने 1904 में लॉन्च किया, ओके। ये फोकस करता था ये न्यूज़पेपर सोशल रिफॉर्म्स पे एंड नेशनल इश्यूज पे, सपोर्ट करता था इंडियन नेशनलिज्म को। सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने जो न्यूज़पेपर लाया वो था फॉरवर्ड, ठीक है, 1932 में आया था ये एम करते थे यूनाइट करने के लिए इंडियंस को एंड प्रमोट करना इंडियन इंडिपेंडेंस। गोपाल कृष्ण गोखले, सुधारक नाम का न्यूज़पेपर इन्होंने लॉन्च किया था 1889 में, जो कि फोकस करता था किस पे? सोशल रिफॉर्म्स, एजुकेशन एंड एडवोकेट करते थे ये पॉलिटिकल फ्रीडम पे, ओके। देन महात्मा गांधी, यंग इंडिया एंड हरिजन, ये दो न्यूज़पेपर्स आप याद रखेंगे। 1919 में लॉन्च हुआ था यंग इंडिया एंड 1933 में हरिजन। इन्होंने इस न्यूज़पेपर को यूज किया प्रमोट करने के लिए नॉन वायलेंस, ट्रूथ एंड इंडियन इंडिपेंडेंस, ओके। जवाहरलाल नेहरू जी का जो था वो था द नेशनल हेरल्ड, 1938 में आया था, पॉलिटिकल अवेयरनेस के लिए आया था, ठीक है। देन कांग्रेस सेशंस जो अलग अलग हुए, ठीक है, कांग्रेस सेशंस होते थे ताकि आगे क्या करना है, आगे का हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, वो डिसाइड करने के लिए जो सेशंस होते थे उसके वेरियस प्रेसिडेंट्स अपॉइंट किए जाते थे। तो वो आपको याद रखने हैं, और उनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा है उस सेशन का वो भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो 1885 में जो फर्स्ट कांग्रेस सेशन था वो किसने प्रिसाइड किया था? इट वॉज वोमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। इसमें फॉर्मेशन हुआ था आईएनसी का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का, और ये जो सेशन था इसमें जो एम था वो क्या था? टू रिप्रेजेंट इंडियन व्यूज टू ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट तक अपने इंडिया का जो व्यू है वो पहुंचाना। सेकेंड सेशन हुआ 1886 में, लीड किया किसने, प्रिसाइड किया किसने? दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है। क्या एडवोकेट किया? सेल्फ गवर्नमेंट एंड इंडियन राइट्स को अंडर ब्रिटिश रूल। 1906 में 21st सेशन पे हम जाते हैं, जो कि दादा भाई नौरोजी ने अगेन लीड किया। रिजोल्यूशन फॉर सेल्फ गवर्नमेंट यहाँ पे हुआ एंड मुस्लिम लीग भी इधर लॉन्च हुई। 1913 28th सेशन एनी बेसेंट ने प्रिसाइड किया। ये की फिगर रही है किसमें? होम रूल मूवमेंट में, फोकस किया इंडियन सेल्फ रूल। 1915 में 30th सेशन एनी बेसेंट ने ही प्रिसाइड किया, फर्स्ट वुमेन टू प्रिसाइड ओवर एन इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन, होम रूल मूवमेंट, इससे मोमेंटम गेन हुआ, ओके। देन 1916 का 31st सेशन दैट इज एनी बेसेंट अगेन, मेजर डिस्कशन हुए किस पे? लखनऊ पैक्ट पे हुए बिटवीन आईएनसी एंड मुस्लिम लीग।
1919 का 34th सेशन जो कि मोतीलाल नेहरू जी ने किया, ठीक है। डिमांड हुआ इसमें क्या क्या, सेल्फ रूल फॉर इंडियंस एंड प्रोटेस्ट करना रॉयल अटैक के अगेंस्ट, ओके। 1920 में 35th सेशन मोतीलाल नेहरू जी ने ही किया। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लेड बाय गांधी जी वॉज पास्ड इन दिस। देन 1924 का 39 सेशन जो कि महात्मा गांधी जी ने प्रिसाइड किया, ठीक है। एंड इस पे क्या क्या बात हुई, नॉन वायलेंस पे, सोशल रिफॉर्म पे बात हुई। 1930 में 43rd सेशन सुभाष चंद्र बोस जी ने इसे प्रिसाइड किया। इसमें फोकस किया गया सिविल डिसोबीडियंस को अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, पर्टिकुलरली सॉल्ट मार्च। 1931 में 47 सेशन जवाहरलाल नेहरू रेजोल्यूशन टू वर्क टुवर्ड कंप्लीट इंडिपेंडेंस, ठीक है, यहाँ पे पूर्ण स्वराज की बात हुई थी, ओके। एंड सपोर्ट करना सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। 1938 53rd सेशन सुभाष चंद्र बोस ने प्रिसाइड किया, इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट, ओके। एडवोकेट किया गया फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल। 42 में 74th सेशन मौलाना अबुल कलाम आजाद, क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है, कॉल फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस गांधी जी ने यहाँ पे डिक्लेयर किया। 1947 72nd सेशन जेबी कृपलानी का था, डिस्कशंस हुए इस पे यहाँ पे इंडिया के इंडिपेंडेंस, पार्टीशन, ठीक है, एंड एंड ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। देन ये होता है हमारा पूरा हिस्ट्री का सेशन एंड। अब करते हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ओके। फर्स्ट इज which city in the Indus Valley civilization is famous for its dockyard indicating advanced maritime trade, okay। IVC में जो फेमस साइट है जहाँ पे डॉकयार्ड के लिए जो फेमस है ताकि मैरीटाइम ट्रेड हो सके, वो कौन सी है? ए हड़प्पा, बी मोहनजोदारो, सी लोथल और डी अलामगीर पुल। द आंसर इज सी लोथल। सेकेंड, what is the primary text associated with early Vedic period? ध्यान रखिए अर्ली वैदिक पीरियड बोला है, ठीक है। फर्स्ट इज अथर्ववेद, बी ऋग्वेद, सी उपनिषद या फिर डी पुराण्स। द आंसर इज ऋग्वेद, ठीक है, ओल्डेस्ट टेक्स्ट है, अर्ली वैदिक पीरियड में लिखी गई। व्हाट इज द अल्टीमेट गोल इन बुद्धिज्म, ठीक है, क्या है बुद्धिज्म में अल्टीमेट गोल? ऐसे आपको जैनिज्म का भी याद रखना है। ए मोक्ष, बी निर्वाण, सी अनेकांतवाद या फिर डी सैल्वेशन थ्रू एस्केटिज्म। द आंसर इज निर्वाण, ओके। नेक्स्ट, हु वन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इन 1526? ए इब्राहिम लोदी, बी बाबर, सी अकबर और डी हेमू। सो इट इज बाबर, ओके। नेक्स्ट, विच इवेंट मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ यूरोपियन कॉलोनियलिज्म इन इंडिया? किस इवेंट के बाद यूरोपियंस ने कॉलोनीज बनानी शुरू करी इंडिया में? ए फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, इस टाइम पे तो यूरोपियंस नहीं थे। बी अराइवल ऑफ वास्को ड गामा इन 1498, सी पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905 और डी फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885। द आंसर इज बी अराइवल ऑफ वास्को ड गामा। जैसे ये आया था उसके बाद पोर्चुगीज कॉलोनीज एस्टैब्लिश होने लग गई थी, ओके। नेक्स्ट, व्हाट वाज द वन ऑफ द मेन कॉजेज ऑफ इंडियन रेबिलियन ऑफ 1857? ठीक है, सिपॉय म्यूटिनी 1857 का क्या मेन कॉज था? ए लैक ऑफ इंडियन रिप्रेजेंटेशन इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट, बी इंट्रोडक्शन ऑफ एनफील्ड राइफल विद ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस, सी डिविजन ऑफ बंगाल अलोंग रिलीजियस लाइन्स, डी एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूरोपियन कॉलोनीज। ठीक है, द आंसर इज इंट्रोडक्शन ऑफ एनफील्ड राइफल, ग्रीस करके लगाते थे ना, ठीक है। सेवेंथ, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट इज कंसिडर्ड द फाउंडेशनल स्क्रिप्चर ऑफ थेरावाड़ा बुद्धिज्म? ठीक है, थेरावाड़ा बुद्धिज्म का कौन सा फाउंडेशनल स्क्रिप्चर है? ए भगवद गीता, बी त्रिपिटका, सी अगामास या फिर डी उपनिषद। ठीक है, भगवद गीता नहीं है, अगामास भी नहीं है, उपनिषद भी नहीं है, द आंसर इज त्रिपिटका। ओके, व्हाट इज द फोकस ऑफ जैन टेक्स्ट तत्वर्थ सूत्र? ए मेडिटेशन एंड सैक्रिफाइसेस, बी hymns and mantras for deities, C philosophical debates and discussions, or D nature of soul and spiritual liberation. The answer is D nature of soul and spiritual liberation. Next, what was the primary objective of Indian National Congress when it was formed in 1885? A demand immediate independence from British rule, B create a united Indian army, C act as a platform to air Indian grievances to the British government, और D promote education in India. तो पहला तो ऑब्जेक्टिव इनका यही था, ठीक है, एक प्लेटफॉर्म की तरह उसको यूज करना एंड इंडियन ग्रीवांसेस को ब्रिटिश गवर्नमेंट तक पहुंचाना। ओके, नेक्स्ट, व्हाट वाज द ब्रिटिश स्ट्रैटेजी बिहाइंड द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905? क्या स्ट्रैटेजी थी इनकी? प्रमोट करना हिंदू मुस्लिम यूनिटी? नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं था, प्रमोट तो नहीं करना चाहते थे, वरना रूल कैसे करते।
सेकेंड, टू डिवाइड बंगाल इंटू स्मॉलर मोर मैनेजेबल प्रोविंसेस, ठीक है, बंगाल को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना ताकि ईजी हो जाए इसको रूल करना. सी, टू क्रिएट डिविजन बेस्ड ऑन रिलीजियस लाइन्स. और डी, टू प्रिपेयर बंगाल फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन. ऑफकोर्स नॉट, ठीक है, सी ही होगा इसका आंसर, डिवाइड करना हिंदू मुस्लिम्स को. ओके, व्हाट वाज द प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, क्या कौन सी प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी थी आईवीसी के टाइम पे. ए, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग. बी, ट्रेड एंड कॉमर्स विद यूरोप. सी, एग्रीकल्चर एंड क्राफ्ट इंडस्ट्रीज. और डी, माइनिंग एंड मेटालर्जी. ऑफकोर्स उस टाइम पे माइनिंग तो होती नहीं थी, तो द आंसर इज एग्रीकल्चर एंड क्राफ्ट इंडस्ट्रीज. लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन इज which Mughal emperor's victory in the second battle of Panipat secured his rule over North India, ठीक है, नॉर्थ इंडिया में रूल इन्होंने सिक्योर किया. ए, बाबर. बी, अकबर. सी, औरंगजेब. और डी, जहांगीर. सो द आंसर इज बी, अकबर. ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ द होल हिस्ट्री सेशन. आई होप यू लाइक दिस सेशन एंड जितने भी फैक्ट्स यहाँ पे मेंशन हुए एक बार गो थ्रू कर लीजिए. इंडियन हिस्ट्री ईजी हो जाएगी and you'll be able to handle all history questions. Okay, that's all for today. Thank you.